हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस पर बेस्ड हैं। टॉपिक्स कवर होने वाले हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इसके अलावा में इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखें और क्वेश्चन के बाद जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा उससे भी कई सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। सो क्लास में लास्ट तक बने रहें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए नए हैं उनको नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। जो पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आते हैं उन्हें आप रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया था? व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? तो ये भारत आया था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ और 1928 में ये भारत आया था। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए पूरे भारत में साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ आंदोलन चला था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे को आचार्य की उपाधि किसने दी थी? विनोबा भावे को आचार्य की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। गांधी जी ने इनको आचार्य की उपाधि दी। भूदान आंदोलन जो है 1951 में जो आया था, इसके प्रणेता थे विनोबा भावे। इसका उद्देश्य क्या था? भूमिहीन किसान जो है उनको भूमि प्रदान करना भूदान आंदोलन का उद्देश्य था। हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल है ये किसके लिए फेमस है? तो लोथल पत्तनगर यानी डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लोथल पड़ता है ये गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका प्रमुख स्थल है। यहाँ पर एक नौसैनिक अड्डा मिला है, विशाल डॉकयार्ड मिला है। प्राचीन भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह हुआ करता था। लोथल में मनके बनाने की जो हड्डियां हैं और गहनों के कारखाने ये सभी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसको डायरकी यानी द्वैध शासन भी कहा गया था। द्वैध शासन का मतलब हुआ जो शासन चल रहा था उसको दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो आरक्षित विषय के अंतर्गत जो गवर्नर के अधीन होता था, जिसमें कानून व्यवस्था, वित्त व्यवस्था ये सभी शामिल थी, और दूसरा अंतरण विषय में आता था, मंत्रियों के अधीन था। इसमें शामिल थे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संबंधी विवरण। इसके अंतर्गत केंद्रीय द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना भी हुई थी। भारतीयों की भागीदारी बढ़ी लेकिन पूर्ण जिम्मेदारी भारतीयों को नहीं दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन जो है इसको लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया। बात करें अगर कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र हैं उनकी आज़ादी को दबाना इसका उद्देश्य था। अंग्रेजी अखबार इस कानून से मुक्त थे। भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनकी आज़ादी को दबाना, वहाँ पर जो भी खबरें प्रकाशित की जाती हैं स्वच्छंद रूप से उनको कम कराना इसका उद्देश्य था। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे जो नेता हैं इन्होंने इसका विरोध किया था। इसके बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस कानून को समाप्त करके प्रेस की स्वतंत्रता जो है बहाल की थी। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिहार में भारत में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 1106 व्यक्ति हैं हर एक वर्ग किलोमीटर की रेंज में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और अगर पूरे भारत की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि न्यूनतम घनत्व कौन से स्टेट में देखने को मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर 17 व्यक्ति दिखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना ये किस देश से प्रेरित है? प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यूएसए के संविधान से हमने भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रावधान लिया है। प्रस्तावना का विचार भारत को अमेरिका से मिला है। इसमें स्टार्टिंग हुई है वे द पीपल से। और अन्य प्रेरणाओं की अगर बात करें तो जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व, ये शब्द हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं यानी फंडामेंटल राइट्स। और इसके अलावा में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है ये सोवियत संघ से ली गई है, रसिया से ली गई है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था? व्हेन वाज चंद्रयान 2 लॉन्च्ड? चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ था 2019 में। तारीख थी 22 जुलाई 2019।
इस दिन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ। और प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसमें शामिल थे ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये स्टैब्लिश हुआ था 1906 में। स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 में ढाका में, जो कि अब बांग्लादेश में है। संस्थापक थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क। उद्देश्य की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिश होने का मेन उद्देश्य था जो मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना। 1846 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, यानी अमृतसर संधि, ये किसके बीच में हुई थी? तो ये अंग्रेज़ों और कश्मीर के जो गुलाब सिंह थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कश्मीर के गुलाब सिंह के बीच में हुई थी। 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में ये संधि हुई। अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेचा था और इसके बाद डोगरा वंश के अधीन कश्मीर चला गया था। एल्बर्ट बिल विवाद, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1883 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लॉर्ड रिपन जब था उसके समय में 1883 में ये प्रस्ताव आया जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। श्वेत अधिकारियों ने इसका विरोध किया। नस्ल भेद की नीति यहाँ से उजागर हुई थी। अंततः कानून को संशोधित करके भारतीय न्यायाधीश की शक्ति जो है वो सीमित कर दी गई थी। इसने भारतीयों में असंतोष और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया था। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी है ये कितनी बार लगाई गई है? तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। पहली इमरजेंसी 1962 में लगी थी, भारत चीन युद्ध के समय बाहरी आक्रमण की वजह से ये इमरजेंसी लगी थी। दूसरी इमरजेंसी 1971 में लगी थी, पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ये भी बाहरी आक्रमण की वजह से लगी थी। तीसरी इमरजेंसी जो है 1975 से 77 के बीच में लगी थी, आंतरिक अशांति की वजह से। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये लगाई गई थी, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। संविधान का अनुच्छेद 352 जो है ये इमरजेंसी के बारे में एक्सप्लेन करता है। साइमन कमीशन 1927, इसके विरोध में नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इस वजह से इस कमीशन का विरोध किया गया। साइमन गो बैक नारे से इसका विरोध किया गया था। फलस्वरूप लाला लाजपत राय जो है उन पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इसका बदला चुकाने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी थी। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसको प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। हर वर्ष बजट के पहले वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। इसमें पिछले वर्ष की जो आर्थिक स्थिति थी और अगले वर्ष की संभावनाओं का पूरा विवरण दिया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये इसको तैयार करते हैं। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में कहा जाता है? whose reign is called the golden age of Gupta dynasty। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उनके शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहते हैं। इनका शासनकाल रहा है 375 से 415 ईस्वी के बीच में और इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति देखने को मिली थी। कालिदास जो है ये विक्रमादित्य के दरबार में ही थे। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 44 इसके बारे में बताता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी देश की नीति जो है या किसी भी देश का शासन किस दिशा में चलेगा, किस तरीके से आगे निर्देशित होगा। उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना। वर्तमान में धार्मिक व्यक्तिगत कानून अलग अलग लागू हैं, तो यूसीसी का वर्णन जो है आर्टिकल 44 में है, ध्यान में रखेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? आर्टिकल 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था। चुनाव आयोग का गठन बताता है आर्टिकल 324। मुख्य चुनाव आयुक्त होगा इसमें और अन्य आयुक्त जो हैं इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आयोग स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। एनडीएमए जो है यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 2000
2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उद्देश्य है आपदाएं जो आती हैं उनकी रोकथाम करना, राहत और पुनर्वास का प्रबंध करना। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी NEC इसका कार्यकारी निकाय है। वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? इसका नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दयानंद सरस्वती जो हैं 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कई सारे इम्पॉर्टेंट कार्य किए हैं जिसमें मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता का विरोध इन्होंने किया और उनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ये बुक जरूर ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती जी की बुक है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड पावर स्टेशन जो है ये लोकेटेड है कन्याकुमारी में। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित है। भारत में जो पवन ऊर्जा है इसके उत्पादन में अग्रणी राज्यों की अगर बात करें तो फर्स्ट पे तमिलनाडु है, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे महाराष्ट्र है और फोर्थ पे है राजस्थान। भारत की अगर बात करें तो ये विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में 4th प्लेस पर आता है। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में निहित है? पंचायती राज सिस्टम इंसिडेंट है आर्टिकल 243 से 243O में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसमें भाग 9 जोड़ा गया था और आर्टिकल 243 से 243O तक यहाँ पर जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला परिषद, ये 3 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। मध्यवर्ती पंचायत यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत जो होती है, और जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ग्राम पंचायत ग्राम के स्तर पर। महिलाओं के लिए इसमें 33% आरक्षण है। पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार देता है? तो समानता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 15 में लिंग, जाति, जन्मस्थान इन सभी के आधार पर भेदभाव का निषेध कहा गया है। आर्टिकल 16 समान अवसर दिए जाएंगे रोजगार वगैरह में। इसके बाद में आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कोई भी किसी को अछूत करके उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अस्पृश्यता का उन्मूलन यहाँ पर किया गया है। और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन करता है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन कौन से हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा विवरण दिया गया है। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, गवर्नर, न्यायाधीश आदि जो हैं इनके वेतन भत्ते की बात की गई है। तृतीय अनुसूची में इनकी शपथ और प्रतिज्ञा की बात है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? तो 1885 में मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। संस्थापक की अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे, A.O. ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो व्हेन इज़ द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1970 में अमेरिका में। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता है? शेरे पंजाब की उपाधि जो है ये लाला लाजपत राय को मिली हुई है। इनको पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब कहा जाता है। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल और पाल त्रिमूर्ति कहा जाता है इनको, तो उसी में शामिल थे लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन जो है 1928 में जो आया, इसका विरोध करते हुए घायल हुए, लाठीचार्ज हो गया था इनके ऊपर और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्थापना इन्होंने की थी 1897 में, कोलकाता में स्थापना हुई थी। उद्देश्य था समाज सेवा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना।
प्रेरणा इनको रामकृष्ण परमहंस जी से मिली। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न यानी थ्री जेवल्स जो हैं इसमें क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है, जिसमें बुद्ध का अर्थ होता है शिक्षक। बुद्ध का अर्थ क्या है? शिक्षक। धम्म का अर्थ है उपदेश और संघ जो है इसका अर्थ है संगठन। बौद्ध धर्म में इन्हीं तीनों का शरण लेना प्रमुख सिद्धांत माना गया है। तो ये थ्री जेवल्स हैं बौद्ध धर्म के। कौन सी कला मथुरा की पारंपरिक स्टेंसिल कला है? तो मथुरा की पारंपरिक स्टेंसिल कला है संजी। बात करें अगर संजी वर्ड की तो ये उत्पन्न हुआ है साम से, सांझ या फिर संजी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है शाम। संजी कला जो है ये मथुरा की स्टेंसिल यानी मार्टिक कला है, जो कि रंगोली और चित्रकला का अनूठा संयोजन है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जब मंदिरों की दीवारें और जो मंजिलें हैं उनको सजाने के लिए यूज़ करते थे मेनली, तो उस समय ये कला बहुत ही फेमस थी। कहाँ की पारंपरिक स्टेंसिल कला है? तो ये मथुरा की पारंपरिक कला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए फेमस है? यूपी जीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो चुनार शहर है ये सजावटी लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए फेमस है। बात करें अगर कि चुनार जो शहर है ये कहाँ पड़ता है? तो ये मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है, मिर्ज़ापुर ज़िले में। और मृदकला तथा लाल मिट्टी के आभूषण, खिलौने और बर्तन बनाने के लिए फेमस है चुनार सिटी। इसके अलावा में चुनार सीमेंट उत्पादन में भी ये जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तन बनाने के लिए फेमस है? तो पीतल के बर्तन हमें मुरादाबाद में देखने को मिलते हैं। मुरादाबाद इसको पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोहे, लकड़ी, एल्युमिनियम और कांच की कलाकृतियों का भी व्यापक निर्माण होता है। काली मिट्टी या जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, ये कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास का उत्पादन इसमें इसलिए भी होता है क्योंकि जलधारण क्षमता इसकी अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम से युक्त होती है ये। दक्कन ट्रैप क्षेत्र जो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम बात करें तो गुजरात का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, इसके बाद में मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये जो हमारा पूरा दक्कन ट्रैप का एरिया है यहाँ पर मेनली काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में लोकेटेड है राजस्थान में, ये किसके लिए फेमस है? तो ये मेनली प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। सर्दियों में यहाँ पर ढेरों प्रवासी पक्षी आते हैं। ऐतिहासिक रूप से हमें यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है ये देखने को मिले हैं, तो इनके आगमन के लिए चर्चित है। विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को का, विश्व धरोहर स्थल है, ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के भरतपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत कंपनी का जो व्यापार था वो समाप्त कर दिया गया था। साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है इसका सृजन किया गया था। लॉर्ड बेंटिक जो है ये बना था प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। भारत भर के लिए एक विधायी परिषद का निर्माण किया गया था। और जो कंपनी का व्यापार होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट व्यापार, वो समाप्त कर दिया गया था पूरी तरीके से। मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी बिल की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये जो मनी बिल होता है ये केवल लोकसभा में किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है और इस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा भी आवश्यक होती है। पहले से राष्ट्रपति को बताना होता है कि मनी बिल पेश किया जाना है। राज्यसभा जो है इसको अधिकतम 14 डेज तक रोक सकती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। और ये भी है कि राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन या फिर अस्वीकृति नहीं कर सकती है। और लोकसभा के द्वारा अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसको भेज दिया जाता है। कर, उधार, समेकित निधि, व्यय आदि पर विधेयक जो है मनी बिल के अंतर्गत आता है। स्पीकर का प्रमाणन इसमें अंतिम होता है। राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है, 14 दिन का नियम है। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या हुई? सबसे पहले इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुशंसा इसमें ली जाती है, ठीक है। राज्यसभा की प्रक्रिया होती है, राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, स्वीकृति नहीं दे सकती और ना ही इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। इसके बाद में अंतिम स्वीकृति, और इस तरीके से मनी बिल पास हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। हैबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो हैबियस कॉर्पस होता है यानी इसको हिंदी में बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी हिरासत में है तो उसको छुड़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये एक रिट है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका उद्देश्य क्या है? अवैध निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अदालत के द्वारा ये जारी की जाती है, जिसमें कोई भी अगर व्यक्ति हिरासत में लिया गया है तो उसको अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया जाता है, ताकि जो हिरासत है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी वैधता क्या है, उसकी जांच की जा सके। रिट अधिकार ये किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में है। हैबियस कॉर्पस का मीन्स ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी यू मे हैव द बॉडी। इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। इसका मतलब कि अदालत जो है उस व्यक्ति को पेश करने का आदेश देती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, ताकि अदालत जो है हिरासत के जो कारण हैं उनका जांच कर सके। आपातकाल जब लगा था 1975 में 77, इस दौरान इस रिट की सीमा पर ऐतिहासिक बहस हुई थी। हैबियस कॉर्पस जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, अदालत की जो निगरानी है उसको सुनिश्चित करती है, साथ में गैर कानूनी हिरासतें जो हो जाती है उनके खिलाफ एक उपाय है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कब बनाया गया? तो मौलिक अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन में 1978 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, इसमें 19(1) का F और 31 हटे थे। नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 300A। संपत्ति से वंचित करना केवल विधि द्वारा संभव होगा। वजह क्या थी? भूमि सुधार, समानता उन्मुख नीतियों को संवैधानिक आधार देना। इसका मीन्स क्या हुआ? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी है, अगर इसको मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा तो हर व्यक्ति इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या अदर न्यायालयों में पहुंच जाएगा। और जो सामाजिक समानता लाना है, भूमि सुधार लाना है, या किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम है, या किसी भी तरीके का जो विकास कार्य है, जैसे रोडें बनवाना या फिर रेलवे ट्रैक, इसमें लोगों की ज़मीनें जाती हैं, तो उनका एक समुचित निस्तारण हो सके, इसके लिए जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है? तो भारतीय संविधान की 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। मूल संविधान जो था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। इसके बाद में कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जैसे 21वां संविधान संशोधन जब हुआ 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, इसमें जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, इन सभी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। इसके अलावा में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधनों के द्वारा कुल 22 भाषाएं हो गई। नवीनतम भाषा इसमें जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में संवैधानिक दर्जा मिला था। 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243O में इसमें जोड़ा गया है इसको। और ये जो आर्टिकल है 243 से 243O, इसमें जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, PRI, उनकी संरचना, उनकी शक्तियाँ और उनकी कार्यप्रणाली, इन सभी का वर्णन है। इसमें कौन कौन सी संरचना दी गई है? तो 3 स्तरीय संरचना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनकी संरचना यहाँ पर दी गई है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर शहीद हुई थी? तो ये ग्वालियर में शहीद हुई थी। 1857 का जो संग्राम हुआ, इसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया था। फिर 1858 में ग्वालियर का जो कोटा की सराय क्षेत्र है, वहाँ पर ये शहीद हुई थी। इन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। कागजी नींबू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो आंध्र प्रदेश जो है इंडिया का, ये फर्स्ट पे आता है कागजी नींबू के उत्पादन में। आंध्र प्रदेश नींबू उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ की जो मिट्टी है और जलवायु है नींबू के लिए अनुकूल है। भारत विश्व में नींबू उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है।
बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति 72वीं ईस्वी में कश्मीर के जो कुंडल वन है वहाँ पर आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल के दौरान, और आचार्य वसुमित्र की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति आयोजित हुई। हीनयान और महायान का स्पष्ट विभाजन इसमें किया गया है। अध्यक्ष इसमें वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस संगीत में बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, इनका स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर आयोजित हुई, तो पाटलिपुत्र का जो अशोकराम नामक स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। ये संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, लेकिन अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2013 में। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम आया 2013 में। भ्रष्टाचार निवारण के लिए ये लाया गया था। लोकपाल केंद्रीय स्तर पर बनाया गया था और लोकायुक्त जो है ये राज्य स्तर पर बनाया गया था। लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष रहे हैं। तो इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहला कि भ्रष्टाचार की जांच करना, भ्रष्टाचार जो होता है इसकी जांच करना। इसके अलावा में नागरिकों के हितों का संरक्षण करना। लोकपाल जो होता है, लोकपाल एक अध्यक्ष और सदस्यों की एक समिति होती है जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच करता है। और लोकायुक्त नाम की जो संस्था है उस राज्य के सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे लोकपाल संघ के स्तर पर होता है और लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पर कार्य करता है। भारतीय संसद का सत्र अधिकतम कितने दिन तक स्थगित किया जा सकता है? तो भारतीय संसद का सत्र अधिकतम 6 माह तक स्थगित किया जा सकता है। दो सत्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा डिफरेंस नहीं हो सकता। आर्टिकल 85 में ये मेंशन्ड है। इससे सुनिश्चित होता है कि संसद वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक तो करेगी। भारत का कौन सा राज्य जो है ब्लैक डायमंड यानी कोयला उत्पादन में प्रथम है? तो झारखंड जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं झरिया, बोकारो और धनबाद। भारत का कुल कोयला उत्पादन जो होता है इसका लगभग 27% जो है ये झारखंड से ही आता है। भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? जो पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी कॉन्टिन्यूसली, वो 2017 में समाप्त कर दी गई थी। और अब 2017 के बाद से 3 वर्षीय कार्य योजना या फिर 7 वर्षीय रणनीति या 15 वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज बनाया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 के ड्यूरेशन की, और ये पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2017 के बाद से योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और अब ये जो नीति आयोग है ये 3 वर्षीय कार्य योजनाएं बनाता है, 7 वर्षीय रणनीति बनाता है या फिर 15 वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज जो है इनका निर्माण करता है। मलेरिया रोग का कारक जीव कौन सा है? मलेरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं उसके काटने की वजह से फैलता है। भारत में प्रमुख प्रजातियों की अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम, विवैक्स एंड फैल्सिपेरम जो है ये एक प्रमुख प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है? तो विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है। ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उनमें प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। विटामिन्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी जल में घुलनशील, और एक होते हैं जो फैट में घुलनशील यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन हैं सी और बी। इसके अलावा में ए डी ई के ये विटामिन जो हैं ये होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विटामिन की कमी हो जाती है अगर शरीर में तो स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन जो होते हैं वो भोजन के ऐसे कार्बनिक तत्व होते हैं जिनसे शरीर में जो सामान्य कार्य है, वृद्धि है, विकास है, इसके लिए ज़रूरत रहती है। ओजोन परत किस गैस की अधिकता से नष्ट होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, इसकी वजह से ओजोन परत में क्षय देखने को लगातार मिला है। इसके अलावा में जैसे हैलोन है ये भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हैलोन पाए जाते हैं अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें।
तो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है? तो सबसे पहले गैसों का उत्सर्जन हमें देखने को मिलता है मानवीय गतिविधियों की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और धीरे-धीरे ये निचले वायुमंडल यानी जो हमारा जो क्षोभ मंडल है, वहाँ से जमा होती हुई प्राकृतिक वायु की गति से धीरे-धीरे जो है समताप मंडल में पहुँच जाती हैं। समताप मंडल में पहुँचने की वजह से क्या होता है, ओज़ोन का क्षय होता है, सीएफसी है हो गया, हैलोन हो गया, ये सभी जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओज़ोन का क्षरण होता है। ये एक विनाशकारी प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक क्लोरीन या ब्रोमीन जो परमाणु है, ये समताप मंडल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा ओज़ोन अणुओं को नष्ट कर देता है। इस तरीके से इन गैसों की जो अधिकता है, वो ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाती है, जिसको एक टर्म नाम दिया गया है ओज़ोन रिक्तीकरण। ओज़ोन रिक्तीकरण। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है तो ध्यान में रखेंगे, ओज़ोन का क्षरण है ये। सीएफसी की अगर बात करें तो बेसिकली ये यूज होती है फ्रिज, एसी, एरोसॉल, इन सब में। ये ओज़ोन अणुओं को तोड़ करके ओज़ोन परत को क्षति पहुंचाती है। ओज़ोन परत क्षरण से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं, जो त्वचा कैंसर और पर्यावरणीय हानि का कारण बनती हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।